गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड वेलकम बैक इन योर हिस्ट्री क्लास। चिल्ड्रन, जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हम लोग ने 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास सेक्शन से। सो इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ओनली। तो हम आपके इस लेक्चर में बच्चों आज इस लेक्चर में भी हम इसी पार्ट को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे के शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों जैसा कि आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, रोमानीवाद और आपका जो भूख, हंगर और कठिनाइयों का जो पीरियड हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था बच्चों, और जो है उसको एक बार हम जो है वो आगे बढ़ने से पहले उन पॉइंट्स को, उन शीर्षक को, उन टॉपिक्स को एक बार हम पॉइंट्स में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो आप आगे पढ़ेंगे शीर्षक को वो आप उसको समझने के लिए, वो शीर्षक समझने के लिए आप जो है आप समझ पाएंगे आगे के शीर्षक को। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द those points of the topic whatever we have discussed in previous lecture। हमने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था बच्चों, उसको एक बार जो है पॉइंट्स में हम एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब आप शीर्षक आगे पढ़िए तो जो टॉपिक उससे कनेक्ट होगा आप कर सकेंगे और आपको उसको समझने में जो है आसानी होगी, आपके टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। वॉट एवर वी हैव डिस्कस, तो हम एक रिवीजन जो है उसको एक बार कर लेते हैं बच्चों। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि वॉट एवर यू हैव डाउट्स, कोई भी आपको परेशानी हो या कोई डाउट्स होगा टॉपिक को लेकर, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई टर्म्स आपको अगर जो है वो मुश्किल हो रही है समझने में या आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ राइट इन योर कमेंट बॉक्स। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट्स इन वीडियोज़। तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है वीडियो में ही आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे प्लीज़ आस्क मी एंड प्लीज़ लिसन द वीडियो, वॉच द वीडियो। सो चिल्ड्रन, आज आगे बढ़ते हैं और इस शीर्षक को हम आज चैप्टर को हम कोशिश करेंगे चैप्टर को ख़त्म करने की। अगर नहीं ख़त्म होता है, फिनिश नहीं होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल फिनिश इट सून। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के बारे में पढ़ा था कि फ्रांस में किस तरीके से रोमानीवाद ने, जिसको रोमानी कल्पना को हम रोमानीवाद भी कहते हैं और इंग्लिश में रोमांटिसिज्म कहते हैं, और नेशनल फीलिंग्स यानी राष्ट्रीय भावना के बारे में पढ़ा था कि फ्रांस में किस तरीके से रोमानीवाद ने और राष्ट्रीय भावना को फैलाने में किस तरह का योगदान दिया था, और जिसको हम स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं रोमानी कल्पना को। तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रवाद का जो विकास था केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ था बच्चों, बल्कि इसके विकास में कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत में राष्ट्रवादी भावनाओं को बनने या व्यक्त करने में बहुत योगदान दिया था। इसका कारण मुख्यतः यह था कि अधिकांश जनसंख्या जो थी वो निरक्षर थी, अनपढ़ थी, और इसलिए जो है लोगों ने कहानी और काव्य जो संगीत के माध्यम से उनको, और जो है वो एक कहानियों के माध्यम से जो है वो लोगों में राष्ट्रीय भावना के बारे में जो है लोग बताने लगे, और एक तरह से इस तरह से राष्ट्रवाद का विकास जो है वो में रोमानी कल्पना और रोमानी कल्पना, या हम कह सकते हैं कि रोमानीवाद ने अहम भूमिका निभाई। बच्चों, अगला टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो था आपका भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, यानी हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यानी भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। इसमें हमने पढ़ा था कि सन 1830 में के दशक कई समस्याओं के साथ लेकर आया, जैसे जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आना या प्रवास करना, लघु उत्पादकों को इंग्लैंड द्वारा आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली, यानी कंपटीशन मिला, जो छोटे इंडस्ट्रीज़ थे। कृषकों को सामंती शुल्कों यानी फेडरल ड्यूज़, किसी वर्ष की फसल खराब हो जाने और कीमत बढ़ जाने के कारण व्यापक गरीबी का सामना करना पड़ा। तो ये दौर 1830 का था दशक, जब ये सारी कठिनाइयाँ जो बच्चों आई थी और बहुत सारी समस्याएं आई थी, और उससे इस समस्याओं को लेकर भी है जन विद्रोह जो है वो शुरू हो गया था। बुनकरों का जन विद्रोह हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इस बुनकरों ने जो है वो जन विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से छोटे छोटे जन विद्रोह जो है वो शुरू हो चुका था इन कठिनाइयों के विरोध में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अगला शीर्षक आपका 1848। ये वो दौर दशक था बच्चों जब उदारवादियों की क्रांति शुरू हो चुकी थी।
यानी ये उदारवादियों की क्रांति का टाइम था, काल था 1848। और ये 1848 भी हमने इससे पहले पढ़ा बच्चों कि जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि 1830 का जो दशक था यूरोप पे भारी कठिनाई लेकर आया। तो ये कठिनाई का दौर चलता रहा और 1848 तक चलता रहा बच्चों, जब तक कि बहुत सारे देश, यूरोपीय देश जो है वो उनका एकीकरण नहीं हो गया। जैसे कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोज़गारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान जो थे और मज़दूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर, उनके कंपैरिजन में कुछ पढ़े लिखे मध्य वर्ग भी उभर रहा था और उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। इसी का एक उदाहरण है कि फरवरी 1848 की घटनाओं से जब 1848 की घटनाएं यानी जो विद्रोह, जो ये घटनाएं कौन कौन सी थी, ये क्रांति की घटना, यानी बहुत सारी विद्रोह जो है वो शुरू हो चुके थे। और ये विद्रोह, ये क्रांति जो थी वो पढ़े लिखे मध्य वर्ग के द्वारा शुरू किया गया था। ये वो भी दौर था बच्चों जब गरीबी, बेरोज़गारी और भुखमरी से किसान और मजदूर जो है वो त्रस्त थे। चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ये क्रांति, ये विद्रोह तो ये कर रहे थे, लेकिन ये इनके विद्रोह का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। और लेकिन इनके कंपैरिजन में पढ़े लिखे एक मध्य वर्ग जो उभर रहा था, वो पढ़ा लिखा वर्ग था, एलाइट क्लास था। तो वो उनके द्वारा जो है वो क्रांति जो है वो लाई गई। और फरवरी 1848 की इन्हीं घटनाओं की वजह से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और उन्होंने एक गणतंत्र की घोषणा कर दी, जो सभा में जो पुरुषों के जो सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यानी जो एक गणतंत्र की घोषणा की गई, और ये गणतंत्र की घोषणा किस पे आधारित था कि जो नेशनल असेंबली के जितने सदस्य हैं उनको बराबर मत देने का अधिकार होना चाहिए, इस पर आधारित था। अब यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक बहुत सारे राष्ट्र जो है बच्चों, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र अभी भी यूरोप में थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगेरियन, ये जो एम्पायर थे, ये जो राष्ट्र थे, अभी ये स्वतंत्र राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। तो वहाँ के उदारवादी मध्य वर्ग के जो स्त्री पुरुष थे, वहाँ के जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, यानी जो उदारवादी मध्य वर्ग के जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने क्या किया, संविधान की मांग की। और उनकी मांग थी, संविधान की मांग थी और राष्ट्र एकीकरण की मांग थी। यानी उन्होंने क्या किया, संविधानवाद की मांग को राष्ट्र एकीकरण से जोड़ दिया। यानी उनकी दो मांग थी, एक तो राष्ट्र राज्य बनाना, तीन मांगे थी, एक तो राष्ट्र राज्य बनाना और दूसरा राष्ट्र का अपना संविधान होना, तीसरा कि राष्ट्रीय एकीकरण होना, यानी राष्ट्रीयों का एकीकरण होना। कोई भी राष्ट्र जो है, चाहे इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी जो भी था, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में ना बटकर बल्कि एक राष्ट्र बन जाए, राष्ट्र राज्य बन जाए, उसका एकीकरण हो जाए। तो उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यानी मासेस में, यानी लोगों में असंतोष तो था ही, और इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया उदारवादियों ने और उनकी क्रांति ने, और राष्ट्र राज्य के फॉर्मेशन यानी निर्माण की मांग को उन्होंने आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य क्या था? यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता यानी प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पे आधारित था। यानी ये राष्ट्र राज्य में क्या होना चाहिए, उनका अपना संविधान होना चाहिए, प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए और संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता होना चाहिए। ये उनका संसदीय अधिकार था। यही संसदीय सिद्धांतों पे आधारित जो था, इन्होंने इस तरह की मांगों को रखा और उन मांगों को आगे बढ़ाया। अब बच्चों, इन्हीं विद्रोहों, इन्हीं क्रांतियों का जो ये सिलसिला था वो चलता रहा, और इसी का एग्जाम्पल था, या कह सकते हैं इन्हीं विद्रोह, इन्हीं क्रांतियों का रिज़ल्ट हुआ कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ। यानी ये फ्रैंकफर्ट शहर में संसद का जो है वो गठन हुआ, जिसको हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहते हैं। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का छोटा सा शहर है, वहाँ पे संसद का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जर्मन इलाकों, यानी यहाँ इससे पहले हमने पढ़ा ना बच्चों कि किस तरीके से जो है राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और उन्हें गणतंत्र जो है वो उन्होंने गणतंत्र की घोषणा की गई। तो इसी घोषणा के तहत बच्चों, जर्मन इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान देने का फैसला किया।
उन्होंने कहा कि फ्रैंकफर्ट शहर में क्या हुआ कि बहुत सारे राजनीतिक संगठनों ने मिलकर उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाने के पक्ष में उन्होंने मत देने का अधिकार किया कि हम एक नेशनल असेंबली और चाहते हैं, यानी राष्ट्रीय सभा चाहते हैं बनाना। तो फिर क्या हुआ आगे कि 18 मई 1848 को 831 यानी 831 निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव्स ने यानी प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यानी ये जो प्रोसेस था, प्रक्रिया शुरू हो गई। अब यह संसद क्या हुआ, सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। वहाँ पे सेंट पॉल चर्च है, वहाँ पे ये सभा जो आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप यानी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया। अब इस राष्ट्र की अध्यक्षता कौन कर रहा था? इस राष्ट्र की अध्यक्षता यानी जो इसके लीडरशिप था, इसको जो लीड कर रहा था, वो एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, यानी जिसे संसद के सारे कानून मानने थे। ऐसे राजा को अध्यक्षता देना था। तो बच्चों, ऐसे राजा को अध्यक्षता जब देना था तो उनको क्या करना था कि किसी मतलब राज्य परिवार यानी उन्होंने जब इसका जो था कमान, जो राष्ट्र की जो कमान थी, कोई राज्य परिवार का आदमी करता, यानी उन्हें अध्यक्षता जो है वो किसी राज्य परिवार के सदस्य को ही देना था, जो पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए उत्तरदायी होता, या हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट के रूल्स को फॉलो करता या उसके अधीन रहना था। तो अब क्या हुआ कि जब प्रतिनिधियों ने मिलकर प्रूशिया के राजा यानी प्रशा के राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, यानी ऑफ़र किया, तो राज परिवार का जो व्यक्ति था, जो जिसने राष्ट्र की अध्यक्षता का कमान संभाला था, उसने उसे अस्वीकार कर दिया और उसने क्या किया, उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के क्या थे, विरोधी थे। इससे क्या हुआ, और वहीं पर कुलीन वर्ग और सेना का विद्रोह बढ़ गया। अब वहीं संसद का सामाजिक आधार जो है कमज़ोर हो गया। अब संसद के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, यानी जो उसमें मिडिल क्लास जो वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था संसद में, उसका प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अब यहाँ पे तो जो मध्य वर्ग थे, जो थोड़े से पढ़े लिखे थे, या कह सकते हैं कि जो क्रांति यूनिवर्सिटी की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो अभिजात वर्ग था, यानी जो कुलीन वर्ग था, और जो सेना था, उसके द्वारा पार्लियामेंट का विरोध बढ़ता ही गया। इसी बीच क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट का सामाजिक यानी सोशल फाउंडेशन या सामाजिक आधार था, वो कमज़ोर पड़ने लगा। और क्यों कमज़ोर पड़ने लगा? क्योंकि उसमें मध्यम वर्ग का दबदबा था, और ये जो मध्यम वर्ग था बच्चों, वो मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता था, और इसलिए उसे उनके समर्थन से हाथ धोना पड़ा था। यानी जो मजदूर और वर्ग था, जो कारीगर और मजदूर थे, उन्होंने जो है इन मध्यम वर्ग का साथ नहीं दिया। आखिरकार लास्ट में क्या हुआ बच्चों कि सेना बुलाई गई और इस तरह से असेंबली को समाप्त कर दिया गया, यानी असेंबली को भंग हो गई, यानी असेंबली जो है वो भंग होने पे मजबूर हो गई, या हम कह सकते हैं कि लास्ट में असेंबली को समाप्त कर दिया गया। अब बच्चों, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इन आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा जो है वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, यानी हमेशा विवादास्पद रहा। हालांकि आंदोलन में वर्षों से यानी बहुत सालों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया था, और महिलाओं ने क्या किया था, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन भी स्थापित किए, उन्होंने अपने अखबार भी शुरू किए, और बहुत सारे राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी भाग लिया। लेकिन बच्चों, इन सब के बावजूद भी उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, यानी उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया था। अब जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, जैसा कि अभी हमने आपने पढ़ा ही कि फ्रैंकफर्ट संसद का फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा, कि जब सेंट पॉल में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से, यानी दर्शकों की हैसियत से, यानी देखने यानी ऑडियंस की हैसियत से ही जो है वो भीड़ में खड़े होने दिया गया था।
यानी केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली थी, यानी सिर्फ ऑडियंस के तौर पे वो बैठे थे। ऑडियंस के जैसे होते दर्शक जो होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उसी तरीके से केवल महिलाएं दर्शक के रूप में ही बैठने को उनकी अनुमति मिली थी। उन्हें संसद में किसी भी फैसले पर अधिकार देने या अपना फैसला देने या किसी इशू पर या किसी चीज़ पर अपना अधिकार देने का फैसला नहीं था, यानी अधिकार नहीं था, यानी मताधिकार देने का उन्हें अधिकार नहीं था, उसकी अनुमति उन्हें नहीं मिली थी। तो ये था बच्चों। अब ये तो आपका उदारवादी आंदोलनों में महिलाओं का योगदान था। हालांकि अब जब ये जो उदारवादी आंदोलन थे बच्चों, ये इनकी ये चरम सीमा पे तो थे ही, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे और अपने विचारों को प्रस्तुत भी कर रहे थे। और हर जो यूरोप के छोटे छोटे जो राष्ट्र थे उनको राष्ट्र राज बनाने की जो है प्रयास चलते ही जा रहे थे। हालांकि ये ताकतें, रूढ़िवादी ताकतें जो थीं, उन्होंने क्या किया, 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हो गई। यानी जो उदारवादी आंदोलन थे बच्चों, उनको रूढ़िवादियों ने क्या किया, ताकतों ने दबा दिया, लेकिन वे अपनी पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई, लेकिन रूढ़िवादी शासन व व्यवस्था नहीं बहाल कर पाई। हालांकि उदारवादी क्रांति को दबा दिया गया था। राजाओं को ये समझ में बिल्कुल आना शुरू हो गया था बच्चों कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायत देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। यानी जो राजा था, रूढ़िवादी जो शासन के जो राजा थे, ये जो राजा थे, उन्हें ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई थी। उनको ये समझ में बिल्कुल आ गया था कि अगर ये उदारवादी जो क्रांतिकारी हैं उनको हम कुछ रियायत दे दें, कुछ ऐसी सहूलियत दे दें, छूट दे दें, तभी इन छूट को देकर, इन रियायतों को देकर ही इनके द्वारा शुरू गई क्रांति को और उनके दमन को हम समाप्त कर सकते हैं, दमन चक्र को हम समाप्त कर सकते हैं। अतः क्या हुआ, इसलिए क्या हुआ कि 1848 के बाद के वर्षों में जो यानी हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि जो 1848 जो है में, जो 1848 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप के राजाओं ने क्या किया, उन बदलावों को अपनाना शुरू कर दिया था। अतः क्या हुआ कि जो 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के बहुत सारे राजाओं ने, यानी मिडिल और जो पूर्वी यूरोप के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन बदलावों को अपनाना शुरू कर दिया था बच्चों, जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से ही पहले ही हो चुके थे। यानी 1815 में पश्चिमी यूरोप में जो बदलाव हो चुके थे, उन्हीं बदलावों को 1848 के बाद जो है वो मध्य और पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों ने उन बदलावों को अपनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये था आपका बच्चों। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो थे, अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हैब्सबर्ग के जो उपनिवेशों, यानी हैब्सबर्ग के जो कॉलोनीज़ थे, और रूस में जो दास प्रथा थी और बंधुआ मजदूरी थी, इन सब क्रांतियों, इन सब प्रयासों का रिजल्ट ये हुआ कि हैब्सबर्ग यानी जर्मनी का जो छोटा सा एक देश है, सॉरी नॉट देश है, छोटा सा एक प्रोविंस है हैब्सबर्ग, उनके कॉलोनीज़ और रूस में जो था वो दास प्रथा। हैब्सबर्ग था जो जर्मनी का छोटा सा प्रोविंस और ऑस्ट्रेलियन के सीमा पे है, उनकी कॉलोनीज़ और रूस में जो दास प्रथा थी, जो स्लेव सिस्टम था और बंधुआ मजदूरी थी, उसको समाप्त कर दिया गया। और 1867 में हैब्सबर्ग के शासकों ने हंगरी को भी अधिक स्वायत्तता प्रदान की, यानी अधिक स्वतंत्रता जो है वो प्रदान कर दी। तो इन सब क्रांतियों का ये परिणाम रहा। अब बच्चों अगला टॉपिक है आपका जर्मनी। क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम ये जानेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चन आपके सामने एक प्रश्न पूछा गया कि क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, यानी क्या सेना के बल पर हम किसी राष्ट्र राज्य बना सकते हैं, किसी राष्ट्र को राष्ट्र राज्य बना सकते हैं? क्या सेना के बलबूते पे या इसके आधार, सेना को आधार बना के बच्चों जर्मनी, इसके टॉपिक के अंदर हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और इसके एकीकरण में किसका सबसे बड़ा योगदान था। अब बच्चों हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि 1848 तक बच्चों जो उदारवादी आंदोलन को रूढ़िवादियों ने जो है वो दबा, 1848 के बाद यूरोप में रूढ़िवादी जो है वो उन्होंने उदारवादी आंदोलन को दबा दिया, या ये कह सकते हैं कि 1848 में रूढ़िवादियों द्वारा जो है उदारवादी क्रांति या आंदोलनों को दबा दिया गया था।
तो उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। और जो ये फिर राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए जो रूढ़िवादियों ने क्या किया, अक्सर वो राष्ट्रवादी भावना का सहारा या इस्तेमाल करते थे या सहारा लेते थे या इस्तेमाल उन्होंने राष्ट्रीय भावना का किया। यानी 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद प्रजातंत्र और क्रांति से दूर हो चुका था, क्योंकि वो उदारवादी रूढ़िवादी ताकतों ने उन्हें दबा दिया था। और इसमें क्या था कि जो रूढ़िवादी ताकतें थीं वो राष्ट्रवाद की भावना को इसलिए हवा दे रहे थे ताकि शासक की शक्ति बढ़ाई जा सके और यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्वता हासिल की जा सके। या बच्चों यूँ कह सकते हैं हम कि जो रूढ़िवादी थे वो अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का अपने स्वार्थ के लिए या राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। अब बच्चों इसे उस प्रक्रिया में हम देख सकते हैं जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हम इसमें जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं जो थीं वो मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, काफ़ी फैली हुई थी। और उन्होंने ये जो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोग थे, उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। और यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल जो थी, ये जो उदारवादी पहल थी बच्चों, वो राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। यानी राजा और सेना की मिलीजुली ताकतों ने जर्मनी में मध्य वर्ग के आंदोलन को कुचल दिया। ये था यहाँ पर उनका प्रशा के बड़े भूस्वामी, यानी जो भूस्वामियों को हम जंकर्स भी कहते थे, जिनको जंकर्स भी कहा जाता था, जो प्रशा यानी प्रूशिया यानी प्रशा के जो बड़े भूस्वामी थे, यानी बड़े बड़े जो ज़मीनों के जो मालिक थे, उनको जंकर्स कहते थे, उन्होंने भी उनका समर्थन किया। यानी उन राजशाही और सेना का उन्होंने समर्थन किया। उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात प्रशा ने यानी प्रूशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रूशिया ने यानी प्रशा ने क्या किया, राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन की जो कमान थी उसने अपने हाथ में ले ली। अब बच्चों यहाँ बात करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के बारे में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रशा के यानी प्रूशिया के मुख्यमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका थी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या था, उनका जो प्रमुख मंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क, यानी ये प्रशिया के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियाद रखी थी और इस प्रक्रिया का उनको जनक माना जाता था। इन्होंने क्या किया कि इस प्रक्रिया का जो इस भागदौड़ संभाली और इस प्रक्रिया का उन्हें जनक माना जाता था और जर्मनी के एकीकरण की बुनियाद इन्होंने ही रखी थी, इसीलिए इनको इस एकीकरण की प्रक्रिया का जनक मानते हैं। इन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। यहाँ पे ये हुआ और 7 वर्ष के दौरान यानी 7 सालों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रूशिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यानी 7 सालों में 3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। यानी एक युद्ध ऑस्ट्रिया के खिलाफ प्रशा ने लड़ा और एक युद्ध डेनमार्क के खिलाफ प्रशा ने लड़ा और अगला युद्ध उन्होंने फ्रांस के खिलाफ लड़ा। यानी 7 सालों में 3 युद्ध हुए। यानी 7 वर्षों में प्रशा ने 3 युद्ध किए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, और इन तीनों में प्रशा की जीत हुई। तो प्रेशिया की जीत के साथ साथ युद्ध समाप्त हो गया और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण का काम जो है वो पूरा हुआ। इस तरह जर्मनी जो है वो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो गई। और उसके साथ साथ जब जर्मनी एकीकृत हो गया, यानी उसका यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी यूनिफाइड हो गया, तब प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का राजा यानी बादशाह घोषित किया गया। इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पे वारसा एक शहर है जर्मनी का, वहाँ पर 1871 में
जनवरी 1871 में वारसाय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी एक समारोह आयोजन किया गया था 1871 में वर्साय में, जनवरी में। उसी समारोह में जो है जर्मनी के एकीकरण के बाद, प्रक्रिया के बाद 1871 में जो है राजा यानी प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का बादशाह यानी सम्राट घोषित किया गया। इस तरीके से जो है वो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और नए राष्ट्र ने जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था की आधुनिकीकरण पर खास ध्यान किया। यानी जर्मनी का एकीकरण होने के बाद नया राष्ट्र बनकर जर्मनी सामने आया, तो उसने मुद्रा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत सारे आधुनिकीकरण, उसकी मॉडर्नाइजेशन पे, आधुनिकीकरण पर उसने खास ध्यान दिया। और अधिकतर मामलों में प्रूशिया के कायदे यानी प्रशा के कायदे कानून ही जर्मनी के लिए आदर्श का काम करते थे, क्योंकि प्रशा का इसमें जर्मनी के एकीकरण में प्रशा का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरीके से जो है बच्चों जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है यहाँ पर। और नए राज्य ने जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और उनकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बन गई। यानी बहुत सारे सुधारात्मक काम हुए और प्रशा ने भी इसका बहुत मामलों में, अधिकतर मामलों में प्रशा के कायदे कानून जो है वो जर्मनी के एक आदर्श के रूप में काम करने लगे। तो ये था आपका जर्मनी का एकीकरण बच्चों, जो 1871 में हुआ था। और ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रशा के मुख्यमंत्री थे, उनकी अहम भूमिका इसमें थी। अब बच्चों आज हम यहीं बंद करते हैं और अगले लेक्चर में हम इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे। सो चिल्ड्रन प्लीज़ वॉच द वीडियो। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो ज़रूर सुनिएगा और अपनी पुस्तक को, अपनी किताब को, अपने चैप्टर और किताब में दिए हुए हर टॉपिक को, यानी चैप्टर के हर टॉपिक को ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, stay safe, stay home. Goodbye.